Hello everyone. As promised, I'm here with the complete package of D and F block elements. तो जो लोग बोल रहे थे कि D और F में समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, here we go. तो एक पीरियोडिक टेबल का बेसिक आइडिया आपको है ही कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है. ऑन द लेफ्ट वी हैव S ब्लॉक, राइट में होता है P ब्लॉक, सेंटर वाला पार्ट हमारे पास होता है D ब्लॉक और दो सेपरेट रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे, इसे हम लोग बोलते हैं F ब्लॉक. डी ब्लॉक के केस में हमारे पास चार सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D. अभी 6D वाली इनकम्प्लीट है तो मेनली तीन ही सीरीज है, बट ओवरऑल की बात करें तो देर आर फोर सीरीज इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ऐसी एफ में हमारे पास दो सीरीज हैं, एक को बोलते हैं 4F और नेक्स्ट होता है 5F. 4F के एलिमेंट्स को बोला जाता है लेंथेनॉइड्स, वेयर एज 5F वाले एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनॉइड्स. उसके बाद डी ब्लॉक जो है उसको डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है, क्यों यहाँ के एलिमेंट्स को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. रीजन इज कि यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इनका, तो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम लोग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, दे एंटर इनटू द डी सबशेल. तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते 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 लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो हमेशा डी में आएंगे. देयरफॉर दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. तो इसका रीजन क्या है. रीजन है दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वहां से क्लियरली आपको दिखेगा कि इनका जो है कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, पूरा डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे हमेशा. तो इधर इन देयर ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए या किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं. उसके बाद जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड्स में कि ये जिंक, कैडमियम, मर्करी सब यहाँ डी ब्लॉक में आते हैं, बट इनको हम ट्रांजिशन क्यों नहीं मानते. तो रीजन क्या है, इनका जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनका जो डी ऑर्बिटल होगा वो पूरा फुल्ली फिल होता है, चाहे वो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट हो या इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो. डी में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्योंकि वो फुल्ली फिल होगा. देयरफॉर ऑल्दो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते. नेक्स्ट, स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन मेटल बट जिंक इज नॉट. वाई, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है. तो स्कैंडियम का दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख करके चेक कर लेंगे. स्कैंडियम होता है 3D1. 3D1 तो डी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. और जो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3D10 4s2. यहाँ पर होता है 3D1 4s2. तो ग्राउंड स्टेट में ही दिखाई दे रहा है कि डी इज इनकम्प्लीटली फिल्ड. अब जिंक के केस में क्या है, डी पूरा भरा हुआ ग्राउंड स्टेट में. अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालेंगे तो जिंक का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2. +2 में ये दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद भी डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डी फुल्ली फिल रहेगा. देयरफॉर दिस जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. नेक्स्ट, सिल्वर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, यानी कि 4D में उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द ग्राउंड स्टेट, बट स्टिल इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. वाई, तो कह रहे हैं उसके पास भी तो डी पूरा भरा हुआ है तो इसको ट्रांजिशन क्यों मान लेते हैं. तो ग्राउंड स्टेट में इसका डी पूरा भरा हुआ है, 4D 10 है, लेकिन जब हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो डी जो होगा इनकम्प्लीटली फिल हो जाएगा. देयरफॉर इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं. तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. उसके बाद सीरीज की बात करें तो 3D 4D 5D 6D चार सीरीज हमारे पास हैं. अब मेनली जो आपको लर्न करनी है वो है 3D सीरीज. 3D सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो 3D सीरीज आपको पूरी लर्न कर लेनी है. कोई ट्रिक या कोई निमोनिक्स होंगे आपके पास, उसी के अकॉर्डिंग आप लर्न कर लेना. ठीक है, लाइक साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यूजी, ऐसे कोई भी आप अपने ट्रिक या निमोनिक्स लगा लेना, बट इसको लर्न करना ही है. साथ ही साथ यहाँ पे हो सके तो आप इनके कॉन्फ़िगरेशंस भी लर्न कर लेना और सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. टोटल हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं. तो फर्स्ट वाले में आएगा 3D1, सेकंड में आ जाएगा 3D2, थर्ड में आ जाएगा 3D3, ऐसे ही बढ़ता जाएगा. यहाँ होना चाहिए 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 एंड 3D10, ऐसा होना चाहिए. बट दो एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, वन इज क्रोमियम, अदर इज कॉपर. तो यहाँ पे क्या है, इन सब में साथ में हमारे पास 4s में भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके पास. ठीक है, क्रोमियम को अगर देखें इसके डी में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो डी में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो D5 हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बिकम एग्जैक्टली हाफ फिल्ड. तो इसीलिए इसका 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के डी में आ जाता है. तो फाइनल इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4s1. बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है कॉपर के केस में. कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है 3D9 4s2.
तो यहाँ भी डी में जो है 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 7 8 9, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसके पास डी में टोटल 10 हो जाएंगे, ये फुल्ली फिल हो जाएगा, विच इज एक्स्ट्रा स्टेबल। तो यहाँ भी एक एस का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10 4s1। तो 3D सीरीज में हमारे पास दो ही एक्सेप्शनल केसेस हैं, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से जिस नंबर का एलिमेंट है, जिस पोजीशन पे वो आ रहा है, मान लो ये थर्ड एलिमेंट है तो 3d3, अगर कोई सेवंथ एलिमेंट है तो 3d7, एट्थ एलिमेंट है तो 3d8, तो बहुत सिंपल हो जाता है इनका कॉन्फ़िगरेशन। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। तो ns तो हो गई बिल्कुल आउटर मोस्ट वाली शेल, ठीक है, सबसे बाहर जो है वहां पे s आएगा, s में एक या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके अंदर जो है, मान लो ये 5 है तो ये फोर्थ में आएगा डी शेल। तो अगर ये डी है, डी में एक से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो यू नीड टू लर्न दिस जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। देन एक्सेप्शंस, जो अभी हमने दो एक्सेप्शंस की बात करी, हमने अभी सिर्फ 3D वाली सीरीज के एक्सेप्शंस डिस्कस किए हैं, कॉपर एंड क्रोमियम, इनके कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज होता है। तो उसका रीजन क्या है? रीजन है ड्यू टू वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस इन n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स। तो ये जो इसके दो ऑर्बिटल्स होते हैं ns और उसके पहले n-1d, ये बहुत पास पास में होते हैं, इतना पास होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांजिट कर सकते हैं, एक से दूसरे में आ सकते हैं, उसी वजह से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो these are the important points. Next we have properties of transition elements. यहाँ से भी कई सारे questions बनते हैं. Let us have a look. So the first property is transition elements except zinc, cadmium and mercury show metallic properties, hardness, low volatility, high melting and boiling point and high enthalpy of atomization. तो अलग अलग ये properties हैं, लेकिन इन सबका जो reason है या explanation है वो एक ही रहेगा। तो वो मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मेटल्स, देयरफॉर दे शो मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अब मेटल्स है तो हार्ड भी होंगे, हार्ड है तो वो लो वोलेटिलिटी शो करेंगे, यानी कि जल्दी से वेपोराइज नहीं होंगे। देन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑब्वियसली मेटल्स हैं तो होने भी चाहिए। एंड दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अगर उनका हम सब्लिमेशन करवाएं, सॉलिड को गैस में चेंज करें, तो वी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इन सब का रीजन क्या है? दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो काफी ज्यादा इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच लीड्स टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी, और उसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज भी उतनी ही ज्यादा हाई हो जाएंगी। तो इनमें से कुछ किसी का भी रीजन पूछ लिया जाए, रीजन इज गोइंग टू बी द सेम। एक्सेप्शंस है यहाँ पे कुछ इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। वैसे तो हमने बोला कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक Mn एंड Tc। तो यहाँ ग्राफिकली हमने इसको शो किया है। पहले देखो ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन Mn के लिए डिक्रीज हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट सीरीज जो होती है, ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज में भी इंक्रीज होते होते Tc के लिए इसकी वैल्यू काफी कम है। एक बार तो इंक्रीज होके बाद में रेगुलरली डिक्रीज होगी, ये तो समझ में आता है, क्योंकि पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। तो एक बार इंक्रीज और उसके बाद डिक्रीज इज ओके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज Mn एंड Tc सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं, इनके पास तो काफी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो गया? तो उसका रीजन क्या है? दे हैव हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। इन दोनों के ही जो डी है उसमें एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अब आपको पता है हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो, ऐसे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? दे आर क्वाइट स्टेबल। तो Mn और Tc भी स्टेबल हो गए। नाउ ड्यू टू स्टेबिलिटी, स्टेबल है तो न्यूक्लियस होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स टाइटली। अब स्टेबल नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे होंगे, बट सिंस दीज आर स्टेबल, इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कम हो जाता है। मूवमेंट कम होगा तो फिर उनकी बॉन्डिंग भी कम हो जाएगी, दे वोंट बी अवेलेबल फॉर मेटालिक बॉन्डिंग। न्यूक्लियस ने पकड़ लिया तो बाहर जाके बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। अब बॉन्डिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट साइज, तो वैसे तो ट्रेंड नॉर्मल ही है कि पहले जो साइज है, मतलब नॉर्मली साइज जो है अलोंग द सीरीज डिक्रीज होता है, बट मिड के बाद जो है साइज इंक्रीज भी होने लग जाता है। अब डिक्रीज होने का रीजन बड़ा कॉमन सा है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, जिसको हम बोलेंगे देयर इज इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा, तो साइज जो है डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मिड के बाद में क्या हो जाता है? साइज बढ़ने लग जाता है, क्योंकि मिड के बाद पेयरिंग होती है, पेयरिंग की वजह से आपस में इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आएंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इन दोनों में रिपल्शन, इन दोनों में रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से साइज स्लाइटली इंक्रीजेस। नेक्स्ट
इफ यू टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हमेशा इंक्रीज होगी बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने में साइज जो है डिक्रीज होता है, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस। बट जो ये वेरिएशन है ये कैसा होता है, इरेगुलर, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग चेक कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इरेगुलर होता है, बीच में हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाले केसेस आ जाते हैं, उसी वजह से इसका जो वेरिएशन है वो भी इरेगुलर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रोमियम की बात करें तो बोलते हैं इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो है, लेकिन जिंक की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, जबकि ये दोनों ही जो है 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। तो हियर वी हैव रिटन द कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम, क्रोमियम होता है फोर्थ एलिमेंट, साइंस टीचर वेरी क्रूअल कल आप प्रीवियसली आपको बताया था, तो उसके हिसाब से 3d5 4s2 एक्सेप्शनल केस है ये। तो वैसे 3d4 4s2 होना चाहिए था, बट एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है तो इट बिकम्स 3d5 4s1। अब यहाँ s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना काफी इजी है क्योंकि सिंगल है, और वैसे भी इसको रिमूव करते ही एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव, जिसकी वजह से कम एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जब हम जिंक की बात करते हैं, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s2, ये भी फुली फिल्ड है, ये भी फुली फिल्ड है, तो जो ऑलरेडी स्टेबल है वो क्यों इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज डिफिकल्ट एंड वी नीड टू सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी हाई हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इनमें आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन जब चेक करेंगे तो लाइक 3d एंड 4s में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3d एंड 4s पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हो जाता है, उसी वजह से दे शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये यहाँ पे एक चार्ट जो बना है ये जरूर आप लर्न कर लेना, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। इट्स इजी टू रिमेंबर, एक या दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको लर्न हो जाएगा। वैसे दिस इज बेस्ड अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2। अंदर जितनी भी शेल्स और सब शेल्स हैं वो फुली फिल्ड हैं, सिर्फ यहाँ के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास जो एक्स्ट्राज में काउंट हो सकते हैं। तो इफ इट लूजेस दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये हाईली स्टेबल हो जाएगा बिकॉज अंदर तो सब फुली फिल है। तो इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। इसके अलावा कुछ भी शो नहीं करता, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तब भी स्टेबल नहीं होगा, दो रिमूव करेगा तब भी स्टेबल नहीं होगा, स्टेबिलिटी 3 में ही आएगी, देयरफॉर इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। उसके बाद ये सब के आउटर मोस्ट या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ही बेसिस पर है। लाइक टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन है 3d2 4s2, तो पहले वो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा तो +2 शो करेगा, फिर यहाँ का एक जाएगा तो +3, फिर यहाँ का एक और चला जाएगा तो +4। तो दिस वे सबके बारे में समरी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक आपसे पूछ लेंगे कि आउट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन शो करता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज शोन बाय Mn। यू कैन सी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +2 से लेकर के +7 तक। क्यों? क्योंकि जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे इट इज 3d5 4s2, यहाँ सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स Mn जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, और यही एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अब ऐसा भी पूछ लेते हैं कि कौन सा जो ट्रांजिशन मेटल है वो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, तो स्कैंडियम शोज जस्ट 1, यानी कि +3 शो करा लेकिन सिर्फ एक ही तो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे हम जिंक आंसर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर 3D सीरीज का एलिमेंट पूछा जाएगा तो यू कैन आंसर बोथ ऑफ दीज, लेकिन अगर ट्रांजिशन मेटल पूछ लिया तो इसको तो हम ट्रांजिशन नहीं मानते हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए स्कैंडियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय देयर फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं किसी और के साथ रिएक्ट करके तो कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये जो हाई वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये किसके साथ बनाएंगे, तो ये बनता है इन केस ऑफ फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। यानी कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट की रिएक्शन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ होगी तभी वो इतने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं, बाकी सबके साथ तो लो वाले ही शो करते हैं। अब रीजन क्या है कि जो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन है दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, या बोल सकते हैं दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वजह से इनके साथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और बाकी सबके साथ नॉर्मल या लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ दीज आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप इनके कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर दे आर पैरामैग्नेटिक, और जिनके पास नहीं होंगे उनको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक।
Then related to this we can find out magnetic moment mu, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एंड bm इसकी यूनिट है विच इज बोहर मैग्नेटन। तो जो भी एलिमेंट या आयन आपको गिवन है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसके बेसिस पे म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज Ti2 पॉजिटिव आपको गिवन है, तो Ti क्या होता है, Ti का एटॉमिक नंबर 22 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d2 4s2। हमें सिर्फ आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है। अब Ti की जगह Ti2 पॉजिटिव गिवन है विच मीन्स हमें आउटरमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन बचा 3d2, यानी कि D में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी सिंगल सिंगल है, अनपेयर्ड है। अब फॉर्मूला के हिसाब से हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही यूज करने हैं, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, therefore we'll be writing 2 into 2 plus 2, रिजल्ट आ गया अंडर रूट 8, यूनिट इज Bm। नेक्स्ट है ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे आर जनरली यूज्ड एज कैटलिस्ट। मैक्सिमम रिएक्शंस में आप देखेंगे तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, बिकॉज दे हैव दी टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बदल सकते हैं। जैसे कैमेलियन गिरगिट अपना रंग बदलती है, ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकते हैं, उसी वजह से दे आर जनरली यूज्ड एज कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल finely divided iron in Haber's process. Haber's process is for the preparation of ammonia, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ आयरन को यूज किया जाता है एज कैटलिस्ट विच इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली V2O5 इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस, एक कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, वहां वेनेडियम को यूज किया गया विच इज अगेन अ डी ब्लॉक एलिमेंट। देन दे हैव कलर्ड आयंस, तो ये जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस कलर्ड आयंस। इसका रीजन क्या है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स में। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन अंडरगो डी ट्रांजिशन, डी के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके डी में जाते हैं कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, फिर फाइनली वापस आते हैं उसी एनर्जी को रेडिएट करके। तो ये एनर्जी विजिबल रेंज में लाई करती है, और जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं उतनी ही रेडिएट करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको नजर आता है। ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना जनरली इनके रीजंस पूछे जाते हैं। लाइक नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बहुत अच्छे से बहुत इजीली कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और उसका रीजन क्या है, देयर स्मॉल साइज, उनका साइज कंपैरेटिवली काफी छोटा होता है, और साइज छोटा होने की वजह से द कैटायन हैज हाई चार्ज ऑन इट एंड द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास खाली डी ऑर्बिटल है जहां पे ये किसी भी डोनर एटम से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे आल्सो फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी मेटल है ट्रांजिशन मेटल वो क्या होगा, सॉलिड होगा। इन केस ऑफ सॉलिड्स यू नो एटम्स आर क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड। उसके बाद भी यहाँ बीच में फ्री स्पेसेस बच जाते हैं जिनको हम लोग इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। अब छोटे छोटे एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एटम्स इजिली यहाँ पे वैकेंट स्पेसेस में फिट हो जाते हैं। तो फिट होने के बाद जो नया कंपाउंड है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। हार्डनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ओरिजिनल मेटल को अगर हम कंपेयर करें उसके कंपैरिजन में जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं इनकी हार्डनेस ज्यादा होती है। प्लस दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, यानी कि यहाँ कोई फिक्स रेशियो नहीं रहता, ये जो छोटे छोटे एटम्स आकर के फिट होंगे किसी डेफिनेट रेशियो में नहीं होते हैं। देन आता है एलॉय फॉर्मेशन। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे आल्सो फॉर्म एलॉयज। अब एलॉयज क्या होते हैं, दे आर दी होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स। हम लोग मेटल्स लेते हैं अलग अलग, उनको मेल्ट करके मिक्स कर देते हैं, तो एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं, फिर जब सॉलिडिफाई होके जो रिजल्ट निकलता है वी कॉल इट एन एलॉय। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स है बहुत इजीली बहुत अच्छे एलॉयज बनाते हैं, और इसका रीजन क्या है, देयर सिमिलर साइजेस। तो सारे मेटल्स के साइज लगभग लगभग सेम होते हैं। कितना डिफरेंस आता है उनकी रेडियस में, इट्स ओनली अबाउट 15% ऑफ ईच अदर। तो सेम या सिमिलर साइज होने की वजह से दे फॉर्म एलॉयज। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तब बनते हैं ऑक्साइड्स। अब उन ऑक्साइड्स में अगर ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लो है इट विल बी बेसिक इन नेचर, इंटरमीडिएट होगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो इट विल बी एम्फोटेरिक, और अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इट विल बिहेव एसिडिक। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा चार्ट हमने पढ़ा था ना जहाँ बता रखा था कौन सा मेटल कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि Mn2O7 है, बताइए इसका नेचर क्या होगा, तो यहाँ पे Mn ट्रांजिशन मेटल है, हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेंगे, लेट इट बी x। 2 Mn है तो ये हो जाएगा 2x, ऑक्सीजन का होता है -2, लेकिन 7 है तो 2 इंटू -7 हो जाएगा 14 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई +7। अब ये +7 क्या है, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn एज पर वो चार्ट जो हमने पढ़ा था, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है देयरफॉर Mn2O7 विल बी एसिडिक इन नेचर। सिमिलरली वी हैव हैलाइड्स। तो जब ट्रांजिशन मेटल किसी हेलोजन से रिएक्ट करते हैं तब बनते हैं हैलाइड्स।
अब हेलाइड के केस में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लो है ट्रांजिशन मेटल का, तो वो आयनिक होगी। अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है इट विल बी कोवेलेंट। अब जनरली क्या होता है, जो फ्लोराइड्स होते हैं, फ्लोराइड्स आर ionic in nature, whereas bromides and chlorides are found to be covalent in nature. Let's now talk about the compounds of D block element. तो दो ही कंपाउंड्स आपके सिलेबस में है, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट। दोनों की प्रिपरेशन आपको लर्न करनी है, बिकॉज दोनों में से किसी एक की प्रिपरेशन डेफिनेटली आती है बोर्ड्स में। उसके बाद इन दोनों का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन गिवन है, जिसमें कुछ रिएक्शंस हैं, किस तरीके से ये बाकी आयंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो वो रिएक्शंस जरूर आती हैं, 2 से 3 रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी। कभी पर्टिकुलरली एक ही कंपाउंड से आती है, कभी दोनों का मिक्स होके आ जाता है। तो रिएक्शंस आती हैं कंप्लीट द फॉलोइंग की फॉर्म में, तो प्रोडक्ट्स आपको खुद ही लिखने हैं, देन उसको बैलेंस करना होता है। तो दो चीजें फॉर श्योर इस चैप्टर से आपको मिलेंगी। तो हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला है इसका K2Cr2O7 एंड दिस गिवन कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। अभी अभी हमने डिस्कस किया था। तो एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि जब यहाँ पे हम डी ब्लॉक एलिमेंट क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ये आता है +6 विच इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाई के केस में इट विल बिहेव एज एसिडिक इन नेचर। अब इसके प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैम ये प्रिपरेशन और रिएक्शंस हमको याद नहीं होती, बार बार हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए दिस इज द इजी वे, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिससे आपको रिमेंबर करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। तो क्या होता है, जब भी हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करना है, वी हैव टू बिगिन विद क्रोमाइट। क्रोमाइट को कन्वर्ट करेंगे क्रोमेट में और क्रोमेट से फाइनली हमको मिलेगा डाइक्रोमेट। इनके फॉर्मूले भी आप लोग लर्न कर लो साथ ही साथ। तो जो क्रोमाइट है वो है Cr2O4, क्रोमेट है CrO4, देन फाइनली डाइक्रोमेट तो यहाँ दे ही रखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये होता है Cr2O7। अब जो क्रोमाइट हमको लेना है वो आयरन का होगा, इसको हम लोग चेंज करते हैं सोडियम क्रोमेट में, फिर बनता है सोडियम डाइक्रोमेट और फाइनली आ जाता है पोटेशियम। तो इसको पहले आप लर्न कर लेना, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द रिएक्शंस। तो हमें सबसे पहले आयरन क्रोमाइट लेना, तो हमने लिया FeCr2O4। ठीक है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। अब इससे क्या बनाना है, पहले तो आयरन को चेंज करना है सोडियम में, तो सोडियम वाला कोई कंपाउंड चाहिए। इसकी रिएक्शन होती है Na2CO3 के साथ, साथ में ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा। अब बनेगा क्या, तो हमने शॉर्ट में लिखा है, हमें मिलेगा सोडियम क्रोमेट, तो बन जाएगा Na2CrO4। क्रोमेट का चार्ज 2 होता है, देयरफॉर Na2 हो जाएगा बस। तो Na2CrO4 हमको मिल गया। दो हमारे साइड प्रोडक्ट्स हो गए Fe2O3 प्लस CO2। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो हमें मिला है Na2CrO4, इसे किस में चेंज करना है, सोडियम डाइक्रोमेट में। तो सोडियम क्रोमेट हमारे पास है, सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज करना। तो नया तो कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ क्रोमेट को डाइक्रोमेट बनाना है। इसके लिए हम थोड़ा सा मीडियम को एसिडिक बना देंगे, अ लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड विल बी एडेड। तो ये जो क्रोमेट है ये डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, तो विल गेट Na2Cr2O7। ये हमारे हो गए साइड प्रोडक्ट्स। अब फाइनली जो सोडियम डाइक्रोमेट है, हमें तो क्या चाहिए, पोटेशियम चाहिए ना। तो सोडियम को पोटेशियम से रिप्लेस करना, तो पोटेशियम वाला कोई कंपाउंड यूज होगा, देयरफॉर वी यूज KCl। तो बस क्या होगा, K आ जाएगा सोडियम की जगह पे एंड वी गेट पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन जो है, ठीक है, ये क्या है, कलर डिपेंड्स अपॉन पीएच। लोअर अगर पीएच होगा यानी कि एसिडिक मीडियम होगा, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट एग्जिस्ट करेगा। और अगर पीएच बढ़ जाएगा यानी कि बेसिक मीडियम है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू येलो कलर्ड क्रोमेट। कैसे होगा ये, तो दोनों जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट होते हैं, दीज आर इंटर कन्वर्टेबल। अगर हमारे पास क्रोमेट है, उसमें हमने H पॉजिटिव ऐड कर दिया, इससे पीएच कम हो गया। पीएच कम होती है किस में चेंज हो जाएगा, डाइक्रोमेट में, विच इज ऑरेंज इन कलर। और अगर हमने डाइक्रोमेट लिया, इसमें हमने OH नेगेटिव ऐड कर दिया, इससे पीएच बढ़ जाएगा। तो पीएच के बढ़ते ही क्या हो जाएगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट विच इज येलो इन कलर। तो दोनों इंटर कन्वर्टिबल है डिपेंडिंग अपॉन दी पीएच ऑफ द सोल्यूशन। उसके बाद ये जो क्रोमेट आयन, सॉरी डाइक्रोमेट होता है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो डाइक्रोमेट इज Cr2O7 2 नेगेटिव। एसिडिक मीडियम में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cr3 पॉजिटिव। अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम रिडॉक्स में पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से इसको लिखना है। लाइक ऑन द लेफ्ट वी हैव 2 क्रोमियम्स, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए 7 हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए। नाउ 7 into 2 14 हाइड्रोजन हैं, तो दिस साइड वी हैव एडेड 14 H पॉजिटिव। और फाइनली हमने चार्ज को बैलेंस कर लिया यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कुछ ऐसा है, अगर इसको हम H2S के साथ मिक्स करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फर।
Fe2 पॉजिटिव को ये चेंज करता है इनटू Fe3 पॉजिटिव, I नेगेटिव को कन्वर्ट कर देता है इनटू I2। सिमिलरली अगर NO2 नेगेटिव है इट फॉर्म्स NO3 नेगेटिव, और अगर सल्फाइट है SO3 नेगेटिव वो चेंज हो जाता है इनटू सल्फेट। इसी के बेसिस पे रिएक्शंस आती हैं जो अभी मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट द फॉलोइंग की फॉर्म में। तो ऐसा दे रखा होगा, एक डाइक्रोमेट आयन लिखा होगा, साथ में इनमें से कोई एक आयन लिखा होगा, एरो के बाद क्वेश्चन मार्क होगा कि कंप्लीट करो एंड बैलेंस करो। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, इफ यू स्टिल नीड लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अदर देन दैट दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट है CrO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे जो चार ये CrO बॉन्ड्स हैं, ये चारों बॉन्ड्स सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है ड्यू टू रेजोनेंस। और जो डाइक्रोमेट है Cr2O7 2 नेगेटिव, दो क्रोमियम है तो दो क्रोमियम हमने ले लिए, 7 ऑक्सीजन होते हैं तो हम तो इक्वल शेयरिंग करवाते हैं, हमने 3 इधर दे दिए 3 इधर दे दिए, एक बचा तो वो आ जाएगा बीच में कॉमन। तो ये CrO-Cr बॉन्ड एंगल जो होता है इट इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। और ये जो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स हैं, these bond lengths are equal, ये भी ड्यू टू रेजोनेंस। ये तो ऑब्वियसली अलग होंगे बट ये कॉर्नर्स वाले जो 6 बॉन्ड्स हैं these are same, बॉन्ड लेंथ इनकी इक्वल होती है। The second compound is potassium permanganate which is KMnO4. This compound is again acidic in nature क्योंकि यहाँ पे जो हमारा D block element है Mn, इसका ऑक्सीडेशन आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7 which is again high oxidation state। तो high oxidation state की वजह से this compound is acidic। Now let's talk about the preparation। तो दो methods हैं यहाँ पे हमारे पास preparation के लिए। In the first method MnO2 को हम लोग लेते हैं, this is heated with KOH, basic medium में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। In the first step we get K2MnO4, हमें चाहिए KMnO4 बट फर्स्ट स्टेप में मिलता है K2MnO4। अब इस K2MnO4 को चेंज करना है KMnO4 में, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, इसलिए मीडियम को थोड़ा सा बनाएंगे एसिडिक। K2MnO4 gets converted into KMnO4 along with MnO2 plus water। सेकेंड मेथड की हम बात करें तो इट्स एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। अगेन स्टार्ट हमें MnO2 से ही करना है जैसे कि इस वाले मेथड में था। यहाँ भी क्या फ्यूज्ड विद KOH, यहाँ भी हमने वही लिखा था, सिंपल ऑक्सीजन लिखा था, हेयर वी राइटिंग ऑक्सीडाइज्ड विद एयर और KNO3। तो ऑक्सीजन के अलावा एक ऑप्शन और है KNO3। यहाँ भी सेम प्रोडक्ट हमको मिलेगा यही K2MnO4, हमने K2 पॉजिटिव को रिमूव कर दिया है तो MnO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में इसको शो कर दिया। अगले स्टेप में ये जो मैंगनेट आयन है MnO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन अल्कलाइन मीडियम। बस ये सेकंड वाले स्टेप में चेंज है, यहाँ पे सिंपली हमने एसिड ऐड किया था लेकिन अब क्या कराना है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाना है, दैट टू इन अल्कलाइन सोल्यूशन। तो एक तरीके से ये K2MnO4 है, ये KMnO4 में चेंज होगा। या अगर आप आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो MnO4 2 नेगेटिव जो है वो MnO4 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ये है मैंगनेट, दिस इज परमैंगनेट। ये होता है डार्क ग्रीन इन कलर, दिस इज पर्पल इन कलर। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑफ हीट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम KMnO4 को हीट करते हैं अप टू 513 केल्विन, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है एंड वी गेट K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन। तो KMnO4 से दो कंपाउंड्स बनते हैं, K2MnO4 एंड MnO2, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। उसके बाद ये जो है मैंगनेट आयन, सॉरी परमैंगनेट आयन, दिस आल्सो एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ इन अल्कलाइन एंड एसिडिक मीडियम। ठीक है, अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो ये उसकी रिएक्शन होती है, MnO4 नेगेटिव गेट्स चेंज्ड इनटू Mn2 पॉजिटिव। याद रखना ये एसिडिक मीडियम में है तो ये Mn2 पॉजिटिव में चेंज होता है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, 4 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट, तो वी एड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट। अब यहाँ 4 into 2 8 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए 8 पॉजिटिव एच किया, फाइनली हमने चार्ज को बैलेंस किया। सिमिलरली अगर मीडियम हमारा न्यूट्रल है या वीकली एल्कलाइन है, हल्का सा बेसिक है, तो इन दैट केस जो MnO4 नेगेटिव है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू MnO2। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो सिमिलरली हमने इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लिया। अब रिएक्शंस यहाँ से आती है, अगेन कंप्लीट द फॉलोइंग की फॉर्म में, कुछ एक या दो आयंस यहाँ से दिए जाएंगे, आपको ये आयन दिया जाएगा, यू विल बी आस्क्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो अगर I नेगेटिव गिवन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू I2, Fe2 पॉजिटिव होगा तो Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सीलेट होगा तो CO2 बना देगा, S2 नेगेटिव से सिंपली सल्फर बन जाएगा, SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव बनता है, NO2 नेगेटिव से बनता है NO3 नेगेटिव। ये सब है किसमें, एसिडिक मीडियम में। लेकिन अगर बेसिक मीडियम की रिएक्शन है मेंशन होगा वहां पर, इन दैट केस
I नेगेटिव से बनेगा IO3 नेगेटिव। जैसे यहाँ पर I नेगेटिव से I2 बनता है एसिडिक मीडियम में, लेकिन बेसिक में I नेगेटिव चेंजेस इनटू IO3 नेगेटिव, आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है। H2O3 2 नेगेटिव चेंज होता है इनटू SO4 2 नेगेटिव। तो ये अगेन आपको याद रखना है, रिएक्शंस के लिए सेपरेट वीडियो आप लोग देख सकते हैं। फाइनली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, तो दोनों आयंस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैंगनेट एंड परमैंगनेट। मैंगनेट होता है MnO4 2 नेगेटिव, तो ये Mn आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव है तो 2 ऑक्सीजन हमने सिंगल बॉन्ड के साथ दिखा दिए कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, रिमेनिंग जो 2 है वो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर दिखाए हैं। एंड यू नीड टू रिमेंबर स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल आएगा, बट दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो 2 नेगेटिव चार्ज देख के बोलते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है, बट मैग्नेटिज्म फाइंड करने का अलग तरीका हमारे पास होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। और ऐसी अगर हम पर मैंगनेट की बात करते हैं विच इज MnO4 नेगेटिव, सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ऑक्सीजन आएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, बाकी तीनों को हम डबल बॉन्ड के साथ दिखाएंगे। और यहाँ भी क्या है कि ये अगेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बट दिस इज डायामैग्नेटिक। अब यहाँ एक ही हमको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उससे जज नहीं करना कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, दिस इज डायामैग्नेटिक, यू नीड टू रिमेंबर। फाइनली वी आर टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। अगला हमारा टॉपिक आ गया एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। एफ ब्लॉक के दो पार्ट्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। टॉकिंग अबाउट लेंथेनॉइड्स, ये होते हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71। इनका जो जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-2 f1 to 14, तो f में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, n-1 d 0 to 1 ns2, यानी कि लास्ट वाली जो s होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके अंदर वाली शेल के d में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और उसके भी अंदर जो थर्ड लास्ट शेल होगी वहां पे f में n-2 में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेंथेनॉइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, ये फ्रिक्वेंटली बोर्ड्स में पूछा जाता है। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स या मेटल्स ऐसे भी हैं जो +2 और +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जहां पे F में या तो 0 या 7 या 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे इन +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल EU2 पॉजिटिव, इसके कॉन्फ़िगरेशन में F क्या है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया। YB2 पॉजिटिव में F में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 लूज करने के बाद, तो ये फुली फिल्ड हो गया। सिमिलरली CE जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 4F 0 हो जाएगा, और TB जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 4F7 हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये कंडीशन जनरली जो आती है वो खाली होने पे या हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड के केस में आती है। बट अगेन क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये भी क्या करेंगे +3 में चेंज होने की कोशिश करेंगे। अब ये जो दो +2 वाले हैं ये +3 में कैसे चेंज होंगे, इनको एक इलेक्ट्रॉन और लूज करना पड़ेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, तो इनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो ये दूसरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। सिमिलरली इनका स्टेट है +4, ये भी +3 में चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे चेंज होंगे, बाय द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो इनका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद लेंथेनॉइड्स शो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हमने डी उसमें ट्रांजिशन मेटल्स में पढ़ा था, डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, तो अनलाइक दैट लेंथेनॉइड्स शो ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर 4F और 5D के बीच में सफिशिएंट गैप होता है तो ये जल्दी से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, तो जब हम सीरीज में मूव करते हैं लेंथेनॉइड्स में, तो साइज डिक्रीजेस फ्रॉम La3 पॉजिटिव टू Lu3 पॉजिटिव। फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट तक जाने में साइज हमेशा डिक्रीज होता है, वो एटॉमिक साइज हो या फिर आयनिक साइज हो। अब उसका रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड्स। ये भी अक्सर पूछा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है या साइज क्यों डिक्रीज करता है, तो साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये होता क्या है, तो दिस इज द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन बाय द अदर। उसके बाद अगर हम अगेन लेफ्ट टू राइट जाते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में, तो जो उसकी हाइड्रोक्साइड्स होती हैं उनका कोवेलेंट कैरेक्टर तो इंक्रीज होता है लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट एलिमेंट है La की हाइड्रोक्साइड है, फिर लास्ट है Lu, उसकी हाइड्रोक्साइड हमने शो करी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि दिस फर्स्ट वन इज मोस्ट बेसिक, और जितना हम लास्ट की तरफ जाएंगे दिस वन विल बी लीस्ट बेसिक। उसके बाद ये जो होते हैं ये कलर शो करते हैं, जो लेंथेनॉइड्स हैं इनके आयंस जनरली कलर शो करते हैं, और कलर का एक ही रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी भी पार्टली फिल्ड f ऑर्बिटल्स होते हैं, तो f ऑर्बिटल्स में क्या f ट्रांजिशन हो जाएगा, which gives the color to these ions. Next we have
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स जो कि बहुत इजी हैं, कोई भी लैंथेनॉइड हो सकता है। अगर इसकी रिएक्शन हम हेलोजन के साथ कराते हैं तो बनेगा LnH3 हैलाइड बनेगा। लैंथेनॉइड की वैलेंसी 3, हेलोजन की वैलेंसी 1। कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वी नीड अ हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2773 केल्विन। यहाँ अलग अलग टाइप की कार्बाइड्स बन जाती हैं, Ln3C, Ln2C3 एंड LnC2। इसको लर्न कर लेना। डाइल्यूट एसिड के साथ ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं जैसे कोई भी दूसरा मेटल करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा Ln2O3 बिकॉज इसकी वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ऑन रिएक्शन विद नाइट्रोजन LnN नाइट्राइड बन जाएगा, दोनों की वैलेंसी 3 है, कैंसिल आउट हो जाएगी। सल्फर के साथ इट फॉर्म्स Ln2S3 बिकॉज लैंथेनॉइड की वैलेंसी 3, सल्फर की वैलेंसी 2। वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनेगा, नॉर्मली जैसे कोई भी मेटल बनाता है Ln will form LnOH whole thrice क्योंकि इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। अदर देन दैट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी बोर्ड्स, वो होता है यूज ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स, एलॉयज बनते हैं। और सबसे कॉमन जो यूजफुल एलॉय है वो होता है मिश मेटल। तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब मिश मेटल होता क्या है, तो इट कंटेन्स 95% ऑफ लैंथेनॉइड। कोई एक लैंथेनॉइड या मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड्स हो सकता है। 5% उसमें होता है आयरन, और बहुत स्मॉल ट्रेस अमाउंट में होता है सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। देन इसके यूजेस भी पूछे जाते हैं। तो मिश मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट्स। लाइटर फ्लिंट, लाइटर आपको पता है गैस स्टोव को जो हम ऑन करते हैं उसमें जो स्पार्क होता है, दैट स्पार्क इज ड्यू टू दिस मिश मेटल। जब इस मिश मेटल को हम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर देते हैं तब वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है। फाइनली आता है एक्टिनोइड्स। यहाँ बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है हमारे पास। एक्टिनोइड्स का भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 लाइक लैंथेनॉइड्स। बट एक्टिनोइड्स शो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनॉइड्स तो बहुत कम शो करते हैं, एक्टिनोइड्स ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि यहाँ पर 5f67s में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इजिली पार्टिसिपेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स। लैंथेनॉइड्स में पुअर शील्डिंग होती है बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 5f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर या इम्परफेक्ट शील्डिंग की वजह से।